Okay, students, so we are starting with the electrochemistry part 2. Okay, 1, 3, 5, unit 8. एंड इसमें हमें इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ना है, दैट इज फैराडेज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ. तो ईएमएफ के एप्लीकेशन पीएच और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज होता है. सो लेट्स कम टू द फैराडेज लॉ फर्स्ट. यस, नाउ दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट. ये टेबल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फेराडिक सेल एंड द वोल्टेक और द गैल्वेनिक सेल के डिफरेंशिएट जो कर रही है उसके बीच में. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको साइंस का याद रखना जरूरी है. जरूरी ये है कि अगर वोल्टेक सेल लेते हो तो एनोड जो होता है गैल्वेनिक सेल में वो नेगेटिव होता है और जो कैथोड होता है वो होता है पॉजिटिव. तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन. बट जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हो तो एनोड आपका हो जाता है पॉजिटिव और जो कैथोड हो जाता है वो हो जाता है नेगेटिव. तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा. तो गैल्वेनिक सेल में जो आपको ईएमएफ मिलता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मिलता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. ओके, तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल और अगर गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस आता है तो ये पहले टेबल बनाना, डायग्राम बनाना. डायग्राम, ये गैल्वेनिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. ठीक है, आप इसमें एनोड कैथोड को डिफरेंशिएट कर पाओगे, है ना. अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होता है, यहाँ पे भी सॉल्ट ब्रिज है, बट यहाँ पे आप देयर इज व्हाट, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना. अपने आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है. बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शन इज हैपनिंग नॉन स्पॉन्टेनियसली. इसलिए यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है. बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रेवल होंगे, इसमें जाएंगे, जिंक आपके जो इलेक्ट्रोड है उसके बाद रिएक्शन होगी. सो देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज व्हाट, spontaneous and the non-spontaneous one, that is galvanic cell and electrolytic cell. Okay, now as a consequence the ions in the electrolyte move towards oppositely charged electrode and this process is known as electrolysis. So अगर आपको spontaneous chemical reaction बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी जो आप यहाँ पे बैटरी के थ्रू दे रहे हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैराडे ने लॉस दिए अपने, है ना, कुछ लॉस दिए एंड उनको फैराडे लॉस कहा गया. सो टू फंडामेंटल इनके रूल्स हैं that govern the decomposition of electrolytic solution and melts by the passage of electric current. Now आप इस दोनों लॉस को देखोगे यहाँ पे, यहाँ पर. सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सो फर्स्ट लॉ फैराडे का ये कहता है कि the amount of chemical reaction which occurs at any electrode in the cell during passage of current through a solution या melt, solution को melt भी कहते हैं, is proportional to what, the quantity of electricity passed. ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे उतने आपका अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी. more the amount of current, more the chemical reaction will occur. In simple words, amount of substance जो आपका प्रोड्यूस होगा, है ना, जिंक आयन बन रहे हैं, कॉपर आयन्स बन रहे हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल. ठीक है, सो फर्स्ट लॉ आपका कहता है ये कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड. मैम वॉइस ब्रेक हो रही है. अभी आ रही है? जी मैम. Okay, so amount of substance formed will be directly proportional to I. I means current या Q. Q means charge. ठीक है.
नाउ सेकेंड लॉ क्या कहता है? सो सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म्ड, मान लो ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, सो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस formed at the electrode by the passage of electricity through the electrolytic cell or through the different electrolytic cell connected in a series in proportional to the chemical connected है. It is what? Proportional to what? It will be proportional to what? The chemical equivalent weight या mass के according. तो जितना आपका यहाँ पे substance produce हो रहा है इन दोनों electrolytic cell में, it will be proportional to what? It will be proportional to the mass of the substance that is forming. So this allows us to calculate what? The quantity of electricity that has passed, है ना, और जो आपका amount of substance यहाँ पे बन रहा है. यहाँ पे क्या बोला था? Amount of substance जितना फॉर्म हो रहा है, कितना, जितना करंट या चार्ज फ्लो हो रहा है. यहाँ क्या बोला कि amount of substance it will depend on what? The masses, है ना. Amount of different substance formed it will depend upon, yeah, it will be proportional to what? Equivalent weight के. So this law allows us to calculate the quantity of electricity that has passed through the electrolytic cell from the amount of substance formed in the electrolyte and the vice versa. So if you are taking the example of what? Molten sodium chloride आपने लिया है. So molten sodium chloride में negative electrode, that is cathode आपने यहाँ लिया है. So negative अगर आपका cathode है, so this means which cell? Which cell? कैथोड अगर आपका नेगेटिव है, दिस मींस विच सेल? आप यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर रहे हो. सो इफ यू हैव टेकन अ सोडियम क्लोराइड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका क्या है? कैथोड है, आर पिक्ड अप बाय द सोडियम क्लोराइड. तो कैथोड है, तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन करके सोडियम मेटल बनाने लगेगा सॉलिड, और क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाफ क्लोरीन आपका यहाँ पे बनेगा. नाउ इफ वी पास मोर करंट, वी आर पुशिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स टू द कैथोड, जिसके कारण आपका सोडियम ज्यादा बनेगा, है ना. Now you will see that when 1 mole of electrons passes through the cell, 1 mole of sodium metal is what? Deposited. अगर आपने 1 mole of electron यहाँ पे पास किया, तो आपका जो deposited solid है, that is 1 mole, है ना, सोडियम मेटल आपकी यहाँ डिपॉजिट हो रही है, and half mole of chlorine gas is evolved, है ना. Now you know that इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? That is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs. So this is the charge. Okay. Now therefore charge अगर 1 मोल का है तो कितना हो जाएगा? into 1 मोल. So 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23. That is what? Avogadro number. तो आपका कितना हो जाएगा? That means what? कि जब आप करंट कितना पास कर रहे हो करंट, है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो आपका इक्विवेलेंट कितना आता है? आपका नंबर जो आता है दैट कम्स टू बी 96485, एंड दिस नंबर इज नोन एज फेराडे. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हेन यू आर पासिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, है ना, आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया, 1 मोल सोडियम मेटल बना. नाउ आपने क्या किया कि आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आप 1 मोल की बात करते हो. नाउ जो आपको नंबर मिला, दैट इज नोन एज फेराडेज कांस्टेंट. सो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फेराडे इलेक्ट्रिसिटी एंड रिप्रेजेंटेड एज एफ. ठीक है. नाउ यू नो दैट करंट की यूनिट क्या होती है? कूलम्स पर सेकेंड. सो प्रोडक्ट ऑफ करंट, है ना, एंड टाइम गिव्स चार्ज इन कूलम. तो चार्ज का फॉर्मूला इज क्या? चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, या करंट इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम. सो दिस इज द फॉर्मूला. एंड फर्स्ट लॉ आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट प्रोवाइड्स द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जब आपका करंट कुछ पास हो रहा है. दिस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट व्हाट? अमाउंट ऑफ करंट दैट नीड्स टू बी पास्ड थ्रू व्हाट? फॉर कैलकुलेटिंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. तो अगर आपका सब्सटेंस करंट आप पास कर रहे हो, तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो. अब जितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसके लिए कितना करंट चाहिए ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो ये इंपॉर्टेंट है.
दोनों लॉज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ। नाउ एप्लीकेशन में आप जब देखते हो तो एप्लीकेशन में सिर्फ 3 एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की, है ना, एक्सट्रैक्शन में, रिफाइनिंग में, प्रोटेक्टिंग द एलिमेंट्स में। सो जब आप बात करते हो एक्सट्रैक्शन की तो आपको माइंस वगैरह से जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो मेटल तो उसकी बात आती है। सो मेटल को अर्थ क्रस्ट से जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसमें भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होता है। So extracting metals from the ores require what? Reduction of metal ions, which is a non-spontaneous process. So two methods based on what? Electrolysis for the extraction of metal. In one method ore को आप strong acid से treat करते हो, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से, जिससे आपको सॉल्ट मिलता है। अब ये सॉल्ट जो आपको मिला, इट इज देन व्हाट? इलेक्ट्रोलिसिस होती है इसकी, जिससे आपको पूरा प्योर मेटल मिल जाता है। सो एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इसके थ्रू होता है। अदर मेथड में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होती है ओर की इन अ मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट में। इसके बाद क्या होता है? फर्नेस में होती है ये पूरी प्रोसेस। एंड द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन इज दैट मेटल इज obtained इन प्योर स्टेट, फेयरली प्योर स्टेट। सो कोर अल्कली बहुत इंपॉर्टेंट, एक वेरी फेमस प्रोसेस है क्लोर अल्कली प्रोसेस, है ना, जो आपकी एक्वस NaCl को यूज करके यूज होती है और इनके एलिमेंट्स को सेपरेट करती है। सो दिस प्रोसेस गिव्स टू इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स दैट इज NaOH, है ना, इसलिए ये एल्कली है, तो इसलिए इसका क्लोर एल्कली नाम है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है और एल्कली है। तो आपको 2 इंपॉर्टेंट केमिकल्स मिल रहे हैं, दैट इज क्लोरीन एंड द NaOH। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको कहा जाता है ना, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है एग्जाम में। क्या है ये? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। नाउ रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिफाइनिंग होती है ना, प्योर स्टेट में अगेन आपको मिलता तो है बट बहुत ज्यादा प्योर नहीं होता, है ना, इसलिए आपको रिफाइनिंग करनी पड़ती है। So electrolytic extraction of metal and non-metal provide purely in state, but they need to be refined. So some of the refining processes involved is electrolysis. इस process में anode is made to extract the metal, and electrolysis या electrolyte जो होता है आपका solution में dip होता है ना, मतलब electrolyte में आपका dip है क्या? जो भी आपको मेटल को प्योर स्टेट से रिफाइंड स्टेट में लाना है। सो यू से ना रिफाइंड ऑयल है, ऐसी मेटल भी रिफाइनिंग के टर्म्स में हम बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपको कॉपर ब्लॉक की करनी है, इम्प्योर कॉपर में से आपको प्योर निकालना है, तो कॉपर इज मेड एज एनोड एंड एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज टेकन, ठीक है ना, कॉपर को आपने एनोड बना दिया और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। नाउ कैथोड वेयर द प्योर मेटल गेट्स डिपॉजिटेड इज व्हाट? मेड ऑफ प्योर कॉपर ट्यूब्स। दूसरे सोल्यूशन में कॉपर की ट्यूब ले ली, इस पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्यों? क्योंकि आपने एनोड को, कॉपर को एनोड माना है, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे कैथोड पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर करके कॉपर प्योर फॉर्म में जमा होता जाएगा, है ना, ये सब कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन करंट पास होगा। So as equivalent amount of these are brought back to the solution, oxidation of copper from the impure block will be extracted and this process will continue जब तक आपका एनोड डिसॉल्व नहीं हो जाता और कैथोड पे पूरा डिपॉजिट नहीं हो जाता। ओके, सो ओवर द प्रोसेस इज, जैसे आपकी प्रोसेस ओवर होगी, नंबर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल जैसे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम है, ये आपके जो impure copper में present है, they are recovered and they are collected at the bottom and it is known as anode mud. So sometimes this is also asked कि define anode mud. तो anode mud is nothing but जो आपके impure metals हैं या less reactive हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके प्योर फॉर्म में नहीं डिपॉजिट हो पा रहे, वो ऐसे ही रह जाते हैं बॉटम में, है ना, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, और इस ये कंस्टिट्यूट करते हैं एनोड मड को। ओके, नाउ आता है आपका दूसरा कि अगर द मेटल्स इन द इम्प्योर कॉपर ब्लॉक दैट आर मोर रिएक्टिव देन द कॉपर रिमेन्स एज आयंस, है ना, इन द इलेक्ट्रोलिटिक बाथ। सो अदर मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड आर आल्सो रिफाइंड इन द सेम प्रोसेस। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जिसमें इसमें भी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व है ना। सो हम नंबर ऑफ मेटल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, सो कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, जंग ना लगे किसी भी मेटल में, आप पेंट कर देते हो ऑक्सीडेशन से बच जाए, है ना, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है मेटल्स की टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोजन। सो अगर आपको आयरन को प्रोटेक्ट करना है तो किसकी जिंक किसकी कोटिंग होती है? आयरन में जिंक की कोटिंग होती है ना, तो जब आप पेंट करते हो आयरन में तो
इसी चीज को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। नाउ सच अ कोटिंग इज डन फॉर डेकोरेटिव पर्पस आल्सो। फॉर एग्जांपल अ थिन कोट ऑफ मेटालिक सिल्वर इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन बेस ऑफ, ये सारे अंडरलाइंग बेस ऑफ आयरन। सो ये सारे एग्जांपल्स आपके वही हैं, ठीक है। तीन है बस इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, रिफाइनिंग एंड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो फैराडे लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट था, ये आपको पूछा गया है। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, सो इट इज नथिंग बट द सेम। जैसे आपने वाटर लिया तो एक एनोड बिहेव करेगा, एक कैथोड बिहेव करेगा, है ना, पूरी प्रोसेस वही होगी। ओवरऑल रिएक्शन लिख देना। नाउ सोडियम क्लोराइड का लिखोगे तो सोडियम आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा, फ्लोरीन आपका एनोड की तरह बिहेव करेगा। नाउ आप ओवरऑल रिएक्शन लिख दोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा सेम चीज। Now, of the possible electrode reaction at the cathode, the one with the less negative electrode potential will occur. So, cathode पे जिसका less negative है ना, more negative होगा तो वो anode होता है। Similarly, with the more negative means what? Less positive, वो आपका anode बनता है। Now, sodium chloride that is brine. So, aqueous solution जब होता है तो सोडियम क्लोराइड को जब आप पानी में मिक्स करते हो तो वो सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। So, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, एनोड कैथोड, है ना, ओवरऑल रिएक्शन लिख दोगे। देन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो कैथोड पे आपका हाइड्रोजन है ना। नाउ एनोड पे आपका सल्फेट आयन है। देन अगेन आप इसको क्या करोगे, इक्वेट कर लोगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। नाउ और यहाँ पे था पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशन, ठीक है। नाउ सी ईएमएफ, ईएमएफ का मेजरमेंट के एप्लीकेशन। सो पीएच डिटरमाइन करने के लिए, पीएच डिटरमाइन करने के लिए आपके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे वोल्टिक सेल, है ना, हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, है ना। दूसरा है आपका कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, और एक है रिडॉक्स टाइट्रेशन। सो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जैसे आप NaOH को लेते हो ना ब्यूरेट में, और HCl या जो भी आपने एसिडिक सोल्यूशन लिया है वो आपने किसमें लिया, कोनिकल फ्लास्क में, फिर आपका कलर चेंज होता है, इंडिकेटर डालते हो, तो द सेम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज एक्सप्लेन्ड हियर, है ना। NaOH में मान लो आपने स्टार्ट किससे किया है, सैंपल आपका बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में HCl है, ब्यूरेट से आप NaOH डाल रहे हो, है ना। तो अभी इस पे H+ आयन जाता है, जैसे जैसे NaOH डालोगे OH आयन्स बढ़ते जाएंगे। सो बेसिक की तरह ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप NaOH की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, ब्यूरेट से डालते जा रहे हो उसको खोल खोल के। सो pH विल व्हाट, pH विल इंक्रीज, है ना, और आपका बेसिक की तरह ये बेसिक की तरह शिफ्ट हो जाएगा। नाउ रिडॉक्स पोटेंशियल में इसमें क्या होता है, आपको अगर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को पता करना है तब रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज होता है। तो कॉपर और फेरस आयन का ज्यादातर एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो दिस इज द 2 एग्जांपल्स, याद रखो, एप्लीकेशंस याद रखो ईएमएफ की, ठीक है। नाउ कंसंट्रेशन सेल्स एंड दिस नॉट मच इम्पोर्टेंट। सो आपको ये और ये 2 टॉपिक्स ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। सो अभी इतना ही पढ़ते हैं, कल की क्लास में पेपर्स, और आपको बचेगा आपका सिर्फ 135 में मेरे ख्याल से 2-3 चीजें। दैट इज फेज इक्विलिब्रियम के कुछ डायग्राम्स जो आपको आएंगे, जैसे वाटर का, और वाटर का आता है। सो आपका कंडक्टेंस 2 में कुछ बचेगा और फेज इक्विलिब्रियम 2 में कुछ बचेगा, एंड यू आर कंप्लीटेड विद द कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। दैट इज 135 का। तो अब 135 में सिर्फ 2 चीजें बचेंगी, तो वो हम कब तब करेंगे, जब आपका 20 जून का पेपर है तब करेंगे, 20 जून को जब पेपर है। तो अब 135 की टेंशन नहीं लेनी है, और 135 को अभी पढ़ना भी नहीं है। अभी आपको पढ़ना है 137 का। 135 का थोड़ा थोड़ा पढ़ लो 1-2 दिन में, बट जब सिर्फ 3 दिन बचेंगे इसके लिए, 137 के लिए, ठीक है, तब आपको 135 को टच भी नहीं करना है, ओके। तो कल और परसों की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व होंगे। यस जसलीन।